फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। और ये पार्ट थर्ड है एम्फाइसीमा का। तो यहाँ पर एम्फाइसीमा को हम कैसे मैनेज करेंगे। पहला मैनेजमेंट यहाँ पर नॉन मेडिकल मैनेजमेंट या फिर इसको रेगुलर मैनेजमेंट बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर मेडिसिन से मेडिकल मैनेजमेंट हम पेशेंट का कैसे करेंगे। यहाँ पर ये एम्फाइसीमा डिजीज कंडीशन ऐसी है कि अगर ये एक इरिवर्सिबल डिजीज कंडीशन है, मतलब कि लंग्स जितना डैमेज हो चुके हैं उनको हम दोबारा से स्वस्थ नहीं कर सकते, उनको पुनः उसी स्थिति में वापस नहीं लेके आ सकते। ये एक क्रॉनिक फॉर्म की डिजीज है जो लगातार आगे बढ़ती रहती है, लगातार आगे प्रोग्रेस करती है। यहाँ पर मैनेजमेंट से हम सिर्फ पेशेंट के सिम्टम्स को कम कर रहे हैं और डिजीज को और भी खतरनाक होने से हम बचा रहे हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन माइल्ड फॉर्म में है तो उसको हम मॉडरेट या फिर वर्स कंडीशन में जाने से रोक रहे हैं। तो इस डिजीज को हम पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते, पेशेंट के सिम्टम्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं यहाँ पर नॉन मेडिकल मैनेजमेंट और रेगुलर मैनेजमेंट। फर्स्ट है यहाँ पर क्विट स्मोकिंग। पेशेंट को स्मोकिंग के लिए मना करेंगे, उसको स्मोकिंग छुड़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्मोकिंग सेसेशन पेशेंट को कराएंगे। तो यहाँ पर हम पेशेंट को काउंसलिंग देते हैं। बहुत तरह के यहाँ पर गम्स या फिर च्युइंगम्स होते हैं जिनको पेशेंट चबाता है तो उसको निकोटीन को कम इनहेल करने का मन करता है, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर एक एब्यूसिव सब्सटेंस होता है निकोटीन, जिसकी पेशेंट को लत लग जाती है। तो पेशेंट को यहाँ पर हम काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर उसको ऐसे गम्स या फिर च्युइंगम दे सकते हैं जिसको चबाने से उसका निकोटीन इनहेल करने का कम मन करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अवॉइड रेस्पिरेटरी इरिटेंट। ऐसे कुछ पदार्थ, ऐसे कुछ इरिटेंट जिससे पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिस्टम में इरिटेशन हो रही है, ठीक है। पॉल्यूशन हो गया, डस्ट हो गया, केमिकल हो गया, फ्यूम हो गया, इन सब इरिटेंट से हम पेशेंट को दूर रहने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी। अगर पेशेंट हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो चुका है और उसको बाद में यहाँ पर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, उसको कुछ एक्सर्शन फीलिंग आ रही है, तो पेशेंट को यहाँ पर पोर्टेबल ऑक्सीजन, मतलब जिसको पेशेंट कैरी कर सकता है, वो पेशेंट को यहाँ पर दे देंगे। इससे पेशेंट अपने डेली एक्टिविटी को कर सकता है, थोड़ा बहुत वो यहाँ पर वो एक्सरसाइज भी कर सकता है, ठीक है। तो पोर्टेबल जो ऑक्सीजन होता है वो पेशेंट को हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। ये एक स्ट्रेटेजिक पूरा कंप्लीट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है पेशेंट के लंग्स को थोड़ा स्वस्थ करने के लिए। तो यहाँ पर एक पूरी कंप्लीट टीम होती है, डॉक्टर की, नर्सेस की, डाइटिशियन की, काउंसलर की, जो पेशेंट को गाइड करती है और उसको बहुत तरह का यहाँ पर सपोर्ट करती है। तो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रोग्राम है। इसमें पेशेंट का न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, उसको काउंसलिंग देते हैं, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, पेशेंट को यहाँ पर रेस्पिरेटरी से एक्सरसाइज कराएंगे, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई, किस तरह से पर स्लिप ब्रीथिंग करनी है, स्पायरोमीटर को कैसे यूज़ करना है, अपने लंग्स के वॉल्यूम को कैसे अच्छा करना है, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पर एक्सरसाइज कराई जाती है, उसको अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशनल डाइट दी जाती है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, उसकी मेडिसिन भी यहाँ पर प्रॉपर रूप से चलाई जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है लंग्स के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। अब होता क्या है, एम्फाइसीमा में पेशेंट क्या करता है, अपने नेक की मसल से, अपने शोल्डर की मसल से, अपने एब्डोमेन की मसल से ब्रीथ करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में पेशेंट का बहुत सारा जो वेट है वो कम हो जाता है। तो हमें यहाँ पेशेंट को अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट देनी है ताकि उसका मसल्स का जो मास है वो बढ़ सके और मसल्स की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एनवायरमेंटल कंट्रोल। पेशेंट अगर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड एरियाज में रहता है जिससे उसको ये एम्फाइसीमा की कंडीशन हुई है, तो पेशेंट को ऐसी जगहों से दूर रहने के लिए बोलना, ठीक है। अगर उसकी जॉब या फिर ऑक्यूपेशनल वो ऐसा कोई काम करता है, भट्टी में काम करता है, फ्यूम्स में काम करता है, केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, तो वहाँ के एक्सपोजर से ही पेशेंट को दूर रहने के लिए बोलना है। नेक्स्ट है यहाँ पर चेस्ट परकसन। चेस्ट परकसन एक तरह की एक्सरसाइज है। इसमें हम अपने हाथ को इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, और पेशेंट की छाती पर हल्का हल्का साइड में, फ्रंट में हल्का हल्का उसको थपकी देते रहेंगे, ठीक है। वहाँ पर हल्का हल्का हम क्या करेंगे, थपकी देंगे, जिससे पेशेंट को जो म्यूकस बना है, एक्स्ट्रा जो थिक म्यूकस है, वो बाहर निकल सके और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ भी महसूस होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पोस्टरल ड्रेनेज। पोस्टरल ड्रेनेज में पोजीशन हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है। कोई ऐसी पोजीशन पेशेंट को देना लिटा के, ठीक है, या फिर लेटरल साइड में पोजीशन देना, बेड को टिल्ट कर देना ताकि पेशेंट को कफ को निकालने में आसानी हो, ठीक है। उसको कोई ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करना ताकि उसको जो सिक्रीशन अंदर से आ रहा है उसको निकालने में ईजी हो।
नेक्स्ट है यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट। अब दवाइयों से हम पेशेंट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। पहला यहाँ पर ब्रोंको डायलेटर, इसका नाम ही है, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स को, जो पेशेंट के ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स है, अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुके हैं तो उनको डायलेट करता है ताकि वहाँ से जो एयर एक्सचेंज हो, जो गैसेस वगैरह पास हो, वो ईजिली हो। ठीक है, तो होता क्या है, एम्फाइसेमा के साथ साथ पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है, जिसमें सारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन इरिटेशन होता है और वो सिकुड़ जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ऑक्सीजन एंड CO2 पास नहीं हो पाता, गैसेस एक्सचेंज, गैस का जो रास्ता है वो अच्छे से नहीं बन पाता है, तो ब्रोंको डायलेटर देंगे जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देंगे, उनके डायमीटर को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह की ड्रग्स आती है, जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग। ये ब्रोंको डायलेटर का नाम ही क्या है, शॉर्ट एक्टिंग। ये अपना एक्शन जो है वो तुरंत दिखाती है। ठीक है, फटाफट आपने मेडिसिन ली और 5 मिनट में आपको रिलीफ देंगी, बट ये रिलीफ बहुत ही कम टाइम के लिए देते हैं। ठीक है, एक्शन तो जल्दी करते हैं बट रिलीफ बहुत ही कम टाइम के लिए देते हैं। एग्जाम्पल एल्बिट्रॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग। ये जो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं, ये स्लो अपना एक्शन करते हैं, मतलब धीरे धीरे अपना एक्शन करेंगे, बट पेशेंट को लंबे टाइम के लिए राहत देंगे। ठीक है, लंबे टाइम के लिए पेशेंट को एडवांटेज देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मेडिसिन कम से कम 12 घंटे तक, ठीक है, 12 आवर्स तक ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करके रखेंगे, जैसे कि साल्मेट्रोल और फॉर्मिट्रोल। इसमें और आता है एंटी क्लोनेरेजिक्स ड्रग्स। ठीक है, ये ड्रग्स भी क्या करते हैं, जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करते हैं। ठीक है, और इरिटेशन को कम करते हैं, स्वेलिंग को कम करते हैं, जिससे ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर बढ़ जाता है। इसके अंदर भी शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स आती है, जैसे कि इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइडल ड्रग्स हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट के जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हुई है। ठीक है, उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यहाँ पर पेशेंट को क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। अगर पेशेंट को यहाँ पर एम्फाइसीमा के साथ साथ अस्थमा भी है, तब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्यूटेनोसोनाइड एंड बेक्लोमेथाजोन। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पर पेशेंट के लंग्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, एम्फाइसीमा की कंडीशन है पेशेंट में, तो ऐसे में क्या होता है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम भी वीक हो चुका है, तो बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि खासकर बैक्टीरिया, ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, लंग्स को और अधिक डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स यहाँ प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूकोलाइटिक्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स। अब पेशेंट का म्यूकस अगर बलगम फॉर्म में बहुत ही गाढ़ा है, फैलम फॉर्म में, तो उस म्यूकस को थिन करने के लिए, पतला करने के लिए म्यूकोलाइटिक्स देते हैं। ठीक है, ताकि जो उसका बलगम है वो पतला हो सके और पेशेंट उसको आसानी से बाहर निकाल सके। फिर एक्सपेक्टोरेंट्स मतलब पेशेंट को ऐसी दवाएं देंगे जो उस बलगम को निकालने में हेल्प करेंगी। ठीक है, और पेशेंट के सिम्टम्स को और नहीं बढ़ाएंगी। कई बार बलगम के जमने से पेशेंट में एक्सर्बेशन होता है, उसको और सांस में दिक्कत आती है। ठीक है, वो सारी मसल्स को यूज़ करना शुरू कर देता है, उसको डिस्ने की कंडीशन फील होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर हम म्यूकोलाइटिक्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स ड्रग्स यहाँ पर देंगे ताकि बलगम पतला होकर बाहर ईजिली निकल सके। फिर है वैक्सीनेशन। यहाँ पर लंग्स ऑलरेडी इतने डैमेज हो चुके हैं कि पेशेंट को जो बाहर के इन्फेक्शन है वो ईजिली यहाँ पर लग जाते हैं, जैसे कि फ्लू वगैरह या फिर निमोनिया। तो पेशेंट को यहाँ पर वैक्सीनेशन के हम शॉट देंगे, जैसे कि फ्लू का जो शॉट है वो एनुअली, मतलब हर 1 साल में दिया जाता है। इसके अलावा जो निमोनिया है वो भी यहाँ पेशेंट को होने का चांसेस है। ठीक है, पेशेंट यहाँ पर निमोनिया से ग्रस्त हो सकता है, बट इसके लिए हम पेशेंट को वैक्सीनेशन शॉट देंगे, वो हर 5 साल में या फिर 7 साल के बाद हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, वो 5 साल या फिर 7 साल में। कौन सा, निमोनिया। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4, जिसको PDE4 इनहेबिटर बोलते हैं। ठीक है, ये इसका नाम ही इनहेबिटर है। ये एक ऐसे एंजाइम को रोकता है
जो एंजाइम वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है, जो वेसल्स को मतलब पतला करने की कोशिश करता है, नैरो करने की कोशिश करता है, ये उस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है, ठीक है। और ये इन्फ्लामेशन में भी हेल्पफुल है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4। इसके अलावा अगर पेशेंट को बिल्कुल ही ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर एट लास्ट क्या यूज कर सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट और एम्फाइसीमा। तो यहाँ पर पहली सर्जरी है वो है बुल्लेक्टोमी। तो बुल्लेक्टोमी क्या होता है, चूंकि जो लार्ज एयर स्पेस होते हैं लंग्स के अंदर, जो एयर स्पेसेस बड़े बड़े हो जाते हैं और लंग्स के अंदर जगह घेरना शुरू कर देते हैं, ऐसे बुल्लाए जो लंग्स के अंदर 1/3 से ऊपर जगह घेरना शुरू कर देंगे, ठीक है, अननेसेसरी, वहाँ पर वो कोई फंक्शन भी नहीं करते, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प भी नहीं करते, ऐसे बुल्लाए को वहाँ से इंसिस्ट करके कट करके बाहर निकाल देते हैं ताकि जो नॉर्मल लंग्स के हेल्दी टिश्यू है वो ढंग से गैसेस एक्सचेंज कर पाए और वहाँ पर अच्छे से एक्सपेंड हो पाए। तो यहाँ पर बुल्लाए को कैसे रिमूव करेंगे, एक तो है ट्रेडिशनल मेथड। इसमें क्या करते हैं, चेस्ट पे चीरा लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं और लंग्स के अंदर उन बुल्लाए को मतलब चीरे के द्वारा, ठीक है, पूरा स्टेनम बोन को खोल के उन बुल्लाए को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। बट आजकल सर्जिकल प्रोसीजर बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, अच्छे टूल्स आ चुके हैं, तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज में करते हैं, पेशेंट को पूरा का पूरा चीरा नहीं लगाते हैं और वहाँ से उन जो बुल्लाए है, लार्ज एयर स्पेसेस है, उनको वहाँ से हटा देते हैं ताकि जो नॉर्मल हेल्दी लंग की टिश्यू है वो अच्छे से फंक्शन कर सके, एक्सपेंड हो सके और प्रॉपरली वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। इस सर्जरी को मेनली उन पेशेंट में परफॉर्म किया जाता है जो पेशेंट बिल्कुल ही जिनका एम्फाइसीमा बहुत ही वर्स्ट और बेकार कंडीशन में जा चुका होता है। मेनली सर्जरी हम अपर लंग्स के लोब में करते हैं। अगर अपर लंग्स के लोब के जो एल्वुलाई है वहाँ पर वो ख़राब हो चुके हैं, गैसेस एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसका ऊपर का जो लोब है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। ये एक लंग में भी हो सकता है, अगर पेशेंट के दोनों ही लंग्स के अपर लोब डैमेज्ड है तो वहाँ पर इसको कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर अगर इसको कट करके डिजीज्ड वाले और नॉन फंक्शनल एरिया को यहाँ से हटा देंगे तो जो नॉर्मल हेल्दी लंग्स है वो यहाँ पर अच्छे से एक्सपेंड हो सकता है और अच्छे से अपना गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कर सकता है। मेनली सर्जरी को क्यों करते हैं, ताकि जो हाइपर इन्फ्लेशन, ज़्यादा जो लंग का वॉल्यूम बढ़ चुका है उसको कम करने के लिए, ठीक है। हाइपर मतलब वॉल्यूम, यहाँ पर लंग का वॉल्यूम हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसका नाम इसलिए लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। जो अननेसेसरी लंग का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है उसको हम कट कर देते हैं ताकि जो हेल्दी लंग है वो अच्छे से एक्सपेंड हो सके और ढंग से यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज कर सके। नेक्स्ट है यहाँ पर एंडोब्रोंकियल वॉल्व। इस सर्जरी में क्या होता है कि जहाँ पर भी डिजीज्ड जो एल्वुलाई है और डिजीज्ड पोर्शन है लंग्स के, उन वाले एयरवे या ब्रोंका और ब्रोंक्यूल में वन वे वॉल्व लगा दिया जाता है, ठीक है। वन वे वॉल्व क्या करेगा, जो अंदर डिजीज्ड पोर्शन वाले एल्वुलाई में जो गैसेस फंसी हुई है या फिर जो वहाँ पस वगैरह जम रहा है, स्पुटम वगैरह जम रहा है, उसको वो वहाँ से बाहर एक्सक्रेट आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। बट जो पेशेंट हेल्दी एयर ऑक्सीजन अंदर इनहेल कर रहा है वो उन डिजीज्ड पोर्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। जो वहाँ एयर फंसी हुई है और जो स्पुटम बलगम वहाँ जमा हुआ है वो कफ के थ्रू वहाँ से बाहर आ जाएगा, एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। बट जो पेशेंट इनहेल कर रहा है वो डिजीज्ड पोर्शन में नहीं जाएगा, हेल्दी वाले एरिया में जाएगा। तो ऐसे ही हम 2, 3 या 5 वॉल्व जहाँ पर पेशेंट इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है वन वे वॉल्व सर्जरी, ठीक है। इसको हम एयरवे या फिर ब्रोंका और ब्रोंक्यूल्स में लगा देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लंग ट्रांसप्लांटेशन। लंग ट्रांसप्लांटेशन वो सर्जरी है जो बिल्कुल एंड स्टेज लंग की डिजीज में हम करते हैं। जब कोई भी मेडिकल, कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट पेशेंट में काम नहीं आता तो लास्ट में यहाँ पर लंग ट्रांसप्लांट करेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर है क्योंकि यहाँ पर हमको एक डोनर वाला चाहिए, ठीक है, जो किसी को अपना लंग दे। उसको मिलने में टाइम लगता है, फिर यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है, ब्लड टेस्ट होता है, सेल मैचिंग होती है, DNA मैचिंग होता है और भी बॉडी के सारे जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर कराने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, लास्ट जो सर्जिकल प्रोसीजर है। एक लंग भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं पेशेंट के, अगर दोनों ही लंग्स खराब है तो दोनों ही लंग्स यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब है नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स आप पेशेंट को किस तरह से यहाँ पर केयर दे सकते हो।
पहला यहाँ पर मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, रिदम एंड एफर्ट। मेन यहाँ पर पेशेंट को दिक्कत कहाँ हो रही है? रेस्पिरेशन में हो रही है। तो डेली बेसिस पे पेशेंट का यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट को, रिदम को, कितनी गहराई से वो सांस ले रहा है, उसकी डेप्थ को यहाँ चेक करना है। और पेशेंट कितना एफर्ट लगा रहा है, जब वो ब्रीथिंग इन कर रहा है, जब वो बाहर एयर छोड़ रहा है, एक्सेल आउट कर रहा है, तो उसको कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अगर पेशेंट को कोई दिक्कत आ रही है रेस्पिरेशन में, आप उसमें साइनोसिस की कंडीशन चेक कर सकते हो, या वो अपने नाक को फुलाएगा, नोज फ्लेयरिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलर बेसिस पे एसेस करना। नेक्स्ट है यहाँ पर मेंटेन ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर पेशेंट को डिस्निया कंडीशन हो रही है, बहुत सिम्टम्स और भी खराब हो रहे हैं, तो फिजिशियन की हेल्प से आप यहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन को पेशेंट में मेंटेन कर सकते हो। नेजल कैनुला लगा के, उसका ऑक्सीजन मास्क लगा के, और यहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक भी करना है। ठीक है, जो ऑक्सीमीटर डिवाइस आता है उससे आप ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर पेशेंट को कभी भी ओवर ऑक्सीजनेशन नहीं देना है। अगर आपने ओवर ऑक्सीजन दे दिया तो पेशेंट का जो लंग्स है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में यहाँ जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर वॉच फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब पेशेंट में क्योंकि एम्फाइसीमा हुआ है तो उसको अन्य जो मतलब बैक्टीरिया वगैरह है, पैथोजन वगैरह है, वो लगने का खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पेशेंट का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चेक कर सकते हो। उसकी स्पिटम की कंसिस्टेंसी कैसी है, ठीक है, या फिर उसकी स्पिटम में कैसा कलर आ रहा है, कितना वो कफ कर रहा है, उसका मॉर्निंग में कलर चेंज हो रहा है क्या कफ का, बलगम का, तो उसकी जांच करके हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टीच ब्रीथिंग टेक्निक्स। पेशेंट को हेल्दी ब्रीथिंग टेक्निक यहाँ सिखानी है, कैसे सांस अंदर लेनी है और कैसे सांस को बाहर छोड़ना है, एक्सेल कैसे करना है। तो एक्सेल कैसे करेगा पेशेंट? पर्स्ड लिप ब्रीथिंग के थ्रू करेगा। अपने जो लिप्स है उनको दबा के तब आराम से सांस को बाहर छोड़ना है, या फिर यहाँ पर आप पेशेंट को डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग टेक्निक भी सिखा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्पायरोमीटर को कैसे यूज करना है, हल्की हल्की ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है, वो सारा हम इसमें टीच कराएंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रॉपर पोजिशन। पेशेंट को अगर डिस्निया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो आप उसको हाई फॉवलर या फिर सेमी फॉवलर पोजिशन दे सकते हो, ताकि उसके लंग अच्छे से एक्सपेंड हो सके और वो अच्छे से इनहेल और एक्सेल आउट कर सके। या फिर इसको आप ट्राइपोड पोजीशन दे सकते हो, जिसमें पेशेंट आराम से चेयर में बैठ के हल्की से अपनी जो गर्दन है वो आगे झुका के तब सांस को खींच सकता है। ठीक है, तो ट्राइपोड पोजीशन पेशेंट को यहाँ पर आप दे सकते हो। नेक्स्ट है न्यूट्रिशियस डाइट विद स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। पेशेंट का इसमें वेट लॉस होता है एम्फाइसीमा में, तो हमेशा पेशेंट की डाइट अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसमें हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन और पानी का अमाउंट भी अच्छा खासा होना चाहिए। क्योंकि पानी से क्या होगा, जब फ्लूइड अंदर जाएगा तो जो बलगम फैलम जो थिक है वो पतला हो जाएगा और ईजिली बाहर निकल जाएगा। तो पेशेंट की डाइट में पानी भी बहुत होना चाहिए। उसको कम स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट देनी है, क्योंकि उससे अगर ज़्यादा डाइट हम पेशेंट को दे देंगे तो उसका पेट एकदम भर जाएगा और उसके डायफ्राम में दबाव पड़ेगा। ठीक है, उसके डायफ्राम में दबाव पड़ सकता है अगर वो ज़्यादा पेट को भर लेगा। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील पेशेंट को देनी है और न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर केयर ऑफ इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब। ठीक है, अगर डॉक्टर ने आज कोई सर्जरी करी है, पेशेंट का कोई ड्रेनेज ट्यूब यहाँ लगा रखा है, तो उस ड्रेनेज ट्यूब में देखना कि पस वगैरह, एयर लीकेज वगैरह ढंग से हो रही कि नहीं हो रही है, ट्यूब कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गई है। इसके अलावा जहाँ पर ड्रेनेज ट्यूब लगाई है वहाँ पर कोई पेशेंट को अदर इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, वो सारा यहाँ पर चेक करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑस्कल्टेट लंग साउंड। स्टेथोस्कोप से आप पेशेंट की लंग साउंड को जांच सकते हो कि पेशेंट में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसकी लंग साउंड में कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही, जैसे कि विजिंग साउंड तो नहीं है, कोई क्रैकलिंग साउंड तो नहीं है, पेशेंट कहीं उसकी जो लंग साउंड है कहीं वो स्लो तो नहीं हो चुकी है, वो सारा इसमें चेक करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर मॉनिटर ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस एसेस कर सकते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का लेवल देखने के लिए। फिर है वाइटल साइंस, तो रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करने हैं। इसके अलावा पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप दे सकते हो, उसको मेडिकेशन कैसे लेना है, अपने लंग्स का ध्यान कैसे रखना है, वो सारा इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 3 ऑफ एम्फाइसीमा, और इसके पार्ट 1 और 2 को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, या आप इसको हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी अदर डिजीज़ कंडीशन की वीडियोस भी लेके आया करूँगी। थैंक यू सो मच।